अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज बजट के बारे में अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। जो रीसेंट बजट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली में पेश किया और उसके ऊपर बहुत सी बातें हुई, बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत भी की, बहुत से लोगों ने उसके हक़ में बातें की। बहुत से लोगों ने कहा कि 8,000 रुपये का ये टोटल बजट जो लाया गया है पिछले साल के 7,296 के मुकाबले में एक गरीब दोस्त बजट है। बाद लोगों के ख्याल में ये बजट आवाम के ऊपर एक बहुत बड़े नए टैक्सेस का सबब बनेगा, चूँकि अगर टारगेट्स को बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब है जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं, वो लोग बाकी का भी जो 800 अरब का इजाफी टैक्स है वही लोग दे रहे होंगे। जिसका मतलब ये है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं वो लोग शायद फ़ायदे में रह जाएंगे और जो लोग बेचारे ऑलरेडी टैक्स नेट में आ चुके हैं या टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे। बजट एक इतनी बड़ी डिबेट है कि इसमें असम्बली के अंदर बजट पेश करने के लिए हमारे वज़ीर ख़जाना को या जो बंदा भी इसको पेश करता है उसको भी चंद घंटे चाहिए होते हैं। तो इसके एनालिसिस करना किसी भी सूरत एक मुख्तसर सी वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मेरी कोशिश ये होगी कि हम इसके ऊपर बात करें कि क्या ये रियल स्टेट का ये बजट जो है ये रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए कोई खुशी की खबर लाएगा या नहीं। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि क्या ये बजट हम लोगों के बिज़नेस को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिज़नेस को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडस्ट्री को या प्रॉपर्टी और रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को कोई रिलीफ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की बात की गई जिनको देखा गया, अगर उनको हम गौर से देखें तो वो शायद लगता ऐसे है कि प्रॉपर्टी या रियल स्टेट की इंडस्ट्री के लिए ये बजट एक मस्बत बजट होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहली बात ये है कि PSDP के अंदर 40% का इजाफा किया जा रहा है, यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और बाकी चीज़ें होती हैं। जब इन चीज़ों की ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इससे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्राइवेट टावर्स हैं, प्राइवेट शॉप्स हैं या प्रॉपर्टी की जनरल प्राइसेस हैं वो ऊपर चली जाएंगी। इसके अंदर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बेहतर बनाएंगे, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने मुझे खुश किया है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो मनफी हैं। इसके बारे में बहुत से सहाफ़ी बात कर रहे होंगे, मैं वीडियो में उनकी तरफ कम जाऊंगा। मैं चंद बुलेट पॉइंट्स में आपको क्विकली बताना चाहता हूं। इसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर्स के लिए तमाम तर जो किसान उस कैटेगरी में जो फॉल करेंगे उनको पहली दफ़ा इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। स्मॉल हाउसिंग के लिए भी जो है बहुत कम शरह सूद के ऊपर लोन्स की बात की गई है और फ्यूचर में ये भी कहा गया है 40 से 60 लाख घरानों को, 40 से 60 लाख घरानों को जो शायद 5 लाख घर बनेंगे, इन लोगों को 5 लाख रुपए तक छोटे कारोबारी कर्जे जो हैं बिला सूद दिए जाएंगे। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि कारोबार करने के लिए आपको बग़ैर किसी सूद के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के जो है आपको लोन दिया जाएगा। देखिए इसमें होगा ये कि जब 40 से 50 लाख घराने जो हैं वो मुआशी तौर पर खुशहाल होंगे तो ऑब्वियसली जो मुल्क के अंदर इकॉनमी है, जो मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर सूरत हाल है कारोबार की, वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ इसको गरीब दोस्त बजट इसलिए भी कहा जा रहा है कि लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। अब लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम स्टार्ट करके गवर्नमेंट ख़ुद इस चीज़ को इनकरेज कर रही है कि वो रियल स्टेट से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि घर जो बनते हैं उसके ऊपर रेत, बजरी, सीमेंट, ये तमाम तर मटेरियल जो है इसकी इंडस्ट्री को तेज़ करेंगे, इसकी मांग को बढ़ाएंगे, जिससे इन चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम जो लोग पहले से ख़रीद चुके होंगे घर, कोई अपना अपार्टमेंट, कोई अपनी शॉप, तो उनकी शॉप या अपार्टमेंट की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में थोड़ा सा कंसर्न शो किया है कुछ ताजरों ने कि इसके ऊपर शायद टैक्स रिलीफ इतना ज़्यादा नहीं दिया गया, और उनका ये कहना है कि जब किस्तों के ऊपर कोई भी डेवलपर या कोई भी बिल्डर जो है कोई बिल्डिंग्स बना रहा होगा तो उसके लिए शायद चूँकि उसकी कीमत तय हो जाती है, अगर आप अभी 3 साल की किस्तों पे कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो ऑब्वियसली बिल्डर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप उसको इतने पैसे देंगे। अब अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली उस बिल्डर की जो उसके अंदर मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं इसको खुशाइन समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिलीफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर नहीं दिया गया। उसकी वजह यह है कि अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर
बड़े पैमाने पे सब्सिडी दी जाती तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट बेसिक बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों पे देना चाह रही है, जो कि हर इंसान की ज़रूरत है, हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो चीनी है, चाहे वो घी है, वो आटा है, तो शायद वो मुमकिन ना होता। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की इस चीज़ को जो है वो बैक करता हूँ और समझता हूँ गवर्नमेंट ने ये अच्छा इकदाम किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मटीरियल यूज़ होता है उस मटीरियल की जो अहमियत को समझते हुए दूसरी तरफ उन्होंने जो है नए घरों की ऐलान किए हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसके अंदर भी उन्होंने कंटिन्यूटी के इशारे दिए हैं और उसके अंदर टैक्स के रिलीफ 20 साल के दिसंबर तक चल रहे हैं। अभी जो एमनेस्टी है वो जून के एंड पे ख़त्म हो रही है, उससे पहले अभी पता नहीं, शायद उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, लेकिन जो टैक्स एमनेस्टी है वो कंटिन्यू करेगी टिल एंड ऑफ दिस ईयर। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है। इस हवाले से जो कंस्ट्रक्शन ग्रोथ है वो 8.5% रखी गई है, यानी कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर 8.5% की ग्रोथ टारगेट की जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि 8.5% तक पिछले साल के मुकाबले में जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रही होगी। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6 से 7%। इस वक्त अगर हम देखें तो हम लोग कोई 3-4% पे बैठे हुए हैं। बाज़ जो है वो दावे हैं कि हम लोग 4 को जस्ट क्रॉस कर गए हैं, बाज़ दावे हैं 3.7 या 8 पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टारगेट है 6 से 7% जीडीपी बाय एंड ऑफ नेक्स्ट जून, लेकिन खुशाइंद इस हवाले से है कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो तेज़ी के साथ जीडीपी को जो है वो ग्रो करने के लिए काम करना चाहती है, विच इज़ वेरी गुड। किसानों को बिला सूद कर्जे मिलेंगे, ऑब्वियसली इससे मुल्क खुशहाल होगा। हर घराने का एक फ़र्द टेक्निकल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। सेल्स टैक्स जो है ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जिसका ओवरऑल कारोबार पे बड़ा असर पड़ेगा जब आवाम खुशहाल होगी। चूँकि सेल्स टैक्स को, जिसको हम यहाँ पे ओवरसीज़ में यूके में VAT कहते हैं, वो 17% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा। जितने भी आप जो कोई भी आप चीज़ या प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स देना पड़ता है, तो इसको कम करके 12.5% किया जा रहा है। लोकल बनने वाली गाड़ियों पर कम टैक्स लगाया जा रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा इकदाम है कि 3 मिनट से लंबी कॉल्स या मोबाइल इस्तेमाल कम करवाना चाहते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आप 3 मिनट से लंबी कॉल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की जो है वो शरह या पर मिनट कॉल जो है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर नज़र आ रही है गवर्नमेंट की जो है वो कॉमन मैन की हेल्प कैसे करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो जो थोड़ी सी फजूल खर्ची के मामलात हैं या थोड़े से जो ताशियात में आ जाते हैं। देखिए, आपने अगर अपना कोई मुझे मैसेज देना है तो 2-3 मिनट में आप फ़ोन करके मैसेज दे सकते हैं, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई चीज़ है, कोई ऑफिस का काम है। लेकिन 3 मिनट के बाद जो लंबी लंबी गैर ज़रूरी कॉल्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उनको रोकना चाह रहे हैं। फिर मेकअप का जो सामान है उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो मेकअप का जो सामान है, लंबी लंबी कॉल्स हैं, ये मेरे ख्याल में, नो ऑफेंस टू द लेडीज़ या जो लोग फ़ोन पे लंबी कॉल्स करते हैं उनको भी, मेकअप करने वाली ख़वातीन, लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स का बढ़ाना एक अच्छी बात है कि इसके ऊपर जो है वो जो टैक्स है वो पहले से काफ़ी बढ़ा दिया गया है। मिनिमम वेज जो है वो पहले जो थी तकरीबन कम से कम तनख्वाह को 15,000 से बढ़ाकर 17,000 किया गया है, या 17 या 20,000 के करीब करने की भी एक जो है वो है कि इसको 20,000 कर दिया जाए। सिफारिशात पेश की गई हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादती है। मेरे नज़दीक मिनिमम वेज 25,000 होनी चाहिए, लेकिन चलें, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सैलरीड क्लास के ऊपर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल में नीचे के तबके के लिए ये बहुत बड़ा अहसन इकदाम है, और इससे छोटा इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा। जब जो तनख्वाहदार तबका है, अक्सर होता ये है कि उनके पास इतने पैसे बचते ही नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सकें। तो मेरे ख्याल में एक तरफ जो तनख्वाहदार तबका है उनकी मिनिमम वेज बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ उनको नए टैक्सेस से बचाया जा रहा है, सैलरीड क्लास पीपल को। तो इससे हम देखेंगे कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर शायद अगले 1 साल के अंदर जो है कुछ नए इन्वेस्टर्स का भी इजाफा हो। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफा, ये बहुत बड़ा इकदाम है। इससे
एक तो ये होगा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ऑब्वियसली इंकरेजमेंट होगी, दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं वो भी एक स्टैंडर्ड जो है क्रिएट होगा। आप देखें अक्सर होता ही है कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी, चूँकि अब कंपटीशन है वहाँ पे, अक्सर जो अच्छे लोग होते हैं उनके मिस होने का ख़तरा होता है, छोड़ के जाने का ख़तरा होता है कि सरकारी जॉब के लिए ना चले जाएँ। तो मैं इसको भी देख रहा हूँ कि ये भी आगे जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी मुल्क के लिए। लोकल गाड़ियों के ऊपर जो कम टैक्स की इन्होंने की है सिफारिशात, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे शायद गाड़ियों की इंपोर्ट वाले लोग थोड़े खफा हों, कुछ ताजरों ने इस पर जिक्र भी किया है, लेकिन मेरे ख्याल में लोकल गाड़ियाँ लेने वाले लोग वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरी गाड़ियाँ, तो इवेंचुअली उन्होंने बाहर की गाड़ियों को नहीं लेना होता। इसलिए अगर उनको आप रिलीफ मिल रहा है तो मेरे ख्याल में जो गाड़ियों के इंपोर्टर्स हैं या बाकी ब्रांड्स की गाड़ियाँ बेच रहे हैं उनको इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ये समझना चाहिए कि वो उनकी टारगेट मार्केट नहीं है। जो उनकी टारगेट मार्केट है वो उनसे लेते ही रहेंगे गाड़ियाँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नया पाकिस्तान और सस्ते घरों के लिए टैक्स की छूट इस साल के आखिर तक जारी रहेगी, जहां तक मुझे मालूमात मिली हैं, और ये बहुत बड़ा इकदाम है। इसका मतलब ये है कि जितने भी डेवलपर्स जो हैं या बिल्डर्स जो हैं वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सस्ते घर बना रहे हैं, वो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं और उनको 90% तक जो है वो टैक्स रिलीफ मिला रहेगा, और ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। सिगरेट्स के ऊपर 30 से 50% टैक्स ज़बरदस्त हुआ है जी। मैं तो सिगरेट नोशी करने वाले लोगों से माजरत के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में कॉस्मेटिक, सिगरेट, मोबाइल फ़ोन्स और बड़े रिटेलर्स के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं इसको मैं खुशाइन समझता हूँ। हालांकि बड़े रिटेलर्स का शायद एक ख़तरा ये है कि इसका थोड़ा सा असर कंज्यूमर के ऊपर ना आ जाए कि वो अपनी प्रोडक्ट की अक्सर प्राइसेस बढ़ा देते हैं। चीनी, घी, आटा के ऊपर जैसे मैंने कहा 500 अरब रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे गरीब को हेल्प मिलेगी। आगे जो कुछ सिफारिशात हैं या जो कुछ पॉलिसीज़ हैं वो हैं कि एक्सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए और इंपोर्ट को डिक्रीज़ किया जाए। हमने पहले दिन से देखा है कि इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टारगेट ये है कि बाहर से माल मंगवाने के ऊपर जो है वो डिस्करेजमेंट कर रहे हैं पॉलिसीज़ के थ्रू, और वो चाहते हैं कि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स बाहर जाएं। नथिंग रॉन्ग विद दैट, आई थिंक अगेन दैट्स वेरी गुड। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, इंपोर्टेड माल बेचते हैं, उन ताजरों या बिजनेसमैन लोगों को शायद इसका कुछ थोड़ा सा असर आए, लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी अल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहिए, पाकिस्तान की अपनी मसनूआत को ऊपर लाना चाहिए। 200 अरब रुपए जो है वो गरीब लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए दिए जाएंगे। पहले भी दिए जाते थे, ये पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। गवर्नमेंट ने सिर्फ इसका नाम चेंज किया है और शायद इसको थोड़ा पहले से एज़ पर द गवर्नमेंट इसको शफाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नीयत जो है वो वही जानते हैं। मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा इक़दाम है। जितने ज़्यादा गरीब लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाए उतना ही बेहतर है। नाम चाहे कोई भी हो, एज़ लॉन्ग के लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल रहा है। अब 1100 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लग रहे हैं, इसमें एक टारगेट ये रखा जा रहा है कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, यानी कि टैक्स पे करने वाले नए लोगों को रजिस्टर किया जाए। अदरवाइज़ ये होगा कि ये जो पैसे जो नए टैक्सेस लग रहे हैं ये पिछले साल की 4700 अरब की कलेक्शन के मुकाबले में अब जो 5800 अरब की कलेक्शन करना चाह रहे हैं, ये 1100 अरब। इसका मतलब है कि अगर आप नए टैक्स नेट को बढ़ाते नहीं हैं, नए लोगों को रजिस्टर नहीं करते, तो इसका मतलब है कि ये 1100 अरब रुपया जो है वही लोग टैक्स दे रहे हैं जो पहले से फाइलर्स हैं, पहले से टैक्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब चूँकि आप सैलरीड क्लास पे नया टैक्स ला नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आप छोटे कारोबारी लोगों को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या दूसरे कारोबारी लोगों को शायद इसका नुकसान ना पहुंचा दें, अगर खुदा न खास्ता आप कामयाब ना हुए नए लोगों को टैक्स में लाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपनी एक पॉलिसी तो वज़ा की है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश करने का प्लान रखती है कि हम जो है नए लोगों को टैक्स उसके अंदर नेट के अंदर लेकर आएंगे। देखते हैं गवर्नमेंट इसमें किस हद तक कामयाब होती है। मेरी दुआ है कि ऐसा हो कि नए लोग जो हैं वो ख़ुद भी ज़िम्मेदारियां समझते हुए पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हों, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं या बड़े कारोबारी हैं जो अभी टैक्स नहीं दे रहे किसी भी वजह से। आई वुड लव कि वो लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने काम करने का इरादा किया है और उनके लिए कुछ बजट जो हैं वो मुख्तस भी किए हैं, जैसे दियामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपये, ममन डैम के लिए 6 अरब रुपये, नीलम हाइड्रो के लिए 14 अरब और दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए उसके फर्स्ट फेज़ 57 अरब। अब इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतनी बड़ी रकम के जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, इसको देखकर तो ये लगता है कि इस गवर्नमेंट ने और इमरान खान साहब ने रियलाइज़ कर लिया है कि मुल्क की तरक्की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है।
पास्ट में वो क्या कहते थे, इस चीज़ को आप छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया है। सियासत से हट कर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मुल्क है उसकी तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, उसकी तरक्की रियल स्टेट में है, उसकी तरक्की अच्छी मवासलात में है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन में है, अच्छी ट्रेन में है। इसके ऊपर शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ML1 के ऊपर काम शुरू किया जाए, जो कि पेशावर से कराची तक रेलवे लाइन को डबल ट्रैक करने का काम है, और उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। फ़िलहाल 10 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस हो गए हैं, और शेख रशीद साहब ने इस पर शुक्रिया अदा किया। और मैं भी समझता हूँ कि इसका भी फ़ायदा मुल्क के अंदर होगा। तकरीबन 1.5 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। हो सकता है वो 5-7 साल के लिए हों, लेकिन आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा फोकस नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का। जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि CPEC के 21 अरब डॉलर्स के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। ये डॉलर्स की बात अब हो रही है, $21 बिलियन, और $28 बिलियन के प्रोजेक्ट इस वक्त मंजूरी के मराहिल में हैं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है वो CPEC के हवाले से बड़ी सीरियस नज़र आ रही है। अगर 28 अरब डॉलर्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो मंजूर हो जाते हैं, और साथ में 21 अरब डॉलर्स के प्रोजेक्ट में पहले काम हो जाता है, ये $49 बिलियन के प्रोजेक्ट होंगे। अगर $49 बिलियन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, मवासलात के प्रोजेक्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट हैं, ट्रेन्स के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मोटरवेज़ बननी है, ब्रिजेस बनने हैं, अगर इन पे काम हो रहा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर क्या जो है वो तब्दीलियाँ आएंगी, और कितना पाकिस्तान की रियल स्टेट पहले भी कभी पीछे नहीं गई। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको इनकरेज करूँ कि यही राइट वक्त है पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं। अगर जिस तरह से उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में भी बात की कि उसको डेफिनेटली बनाया जाएगा, इसी तरह से बाकी रोड्स हैं, मैं अब सबका नाम नहीं ले सकता, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। मुख्तसरन ये है कि अगर गवर्नमेंट जितना काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करने का प्रॉमिस कर रही है, और बजट के अंदर जो चीज़ें गवर्नमेंट ने रियल स्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या CPEC के प्रोजेक्ट्स के हवाले से कमिटमेंट की है, अगर वो इसका 50% भी डिलीवर कर देते हैं, तो पाकिस्तान की रियल स्टेट के लिए आने वाला 1 साल जो है गेम चेंजर साबित होगा। मेरी तरफ से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।